नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए जीके एवं करंट अफेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि हाल ही में जो परिवर्तन हुए हैं एवं नए अध्यक्ष के रूप में जो भी बने हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के जो टेस्ट कप्तान के रूप से भी इस्तीफ़ा दे दिया है इन्होंने। जो भारतीय क्रिकेट टीम के ये कप्तान थे पहले विराट कोहली, इन्होंने टेस्ट कप्तान के रूप में भी इस्तीफ़ा दे दिया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। फैक्ट दिया हुआ है, विराट कोहली ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ दिया है। किसका छोड़ दिया है? टेस्ट कप्तान का पद छोड़ दिया है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, कोहली ने 2015 में भारतीय टीम के कप्तान के रूप में एमएस धोनी की जगह ली और 68 मैचों में 40 जीत के साथ सबसे सफल टेस्ट कप्तान भी बन चुके हैं। इन्होंने क्या किया है, 2015 में एमएस धोनी से कप्तानी ली थी और 68 मैचों में 40 मैच में इन्होंने जीत की सफलता प्राप्त की है। अगला इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, वह ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाले पहले एशियाई कप्तान भी हैं। ये क्या हैं? विराट कोहली भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाले पहले कप्तान हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, गुरुग्राम सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब बनेगा। जो गुरुग्राम है सभी सुविधाएं यानी कि सभी विमान सुविधाएं, जो सभी विमान सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब बनेगा। कहाँ पर? वो है गुरुग्राम में। कहाँ है गुरुग्राम? ये हरियाणा में है गुरुग्राम। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। फैक्ट है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, किसने ये निकाला है? हरियाणा के हैं जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की घोषणा अनुसार गुरुग्राम को सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा। क्या मिलेगा? भारत का पहला हेली हब मिलेगा, जिसमें क्या है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है कि गुरुग्राम में सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब बनेगा। इसी का और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। फैक्ट है, यह देश में अपनी तरह का पहला हब होगा। यह देश में अपनी तरह का हब होगा जहां हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, यानी कि कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, इस हेली हब का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के लिए विभिन्न हेलीकॉप्टरों सेवाओं के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ पॉइंट बनाना है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? क्या है? राजधानी की विभिन्न हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए लैंडिंग का टेक ऑफ पॉइंट बनाना है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, तमिलनाडु पोंगल समारोह के हिस्से के रूप में कल्लीकट्टू आयोजित किया गया है। जो तमिलनाडु राज्य है उसमें पोंगल समारोह के हिस्से के रूप में जो पोंगल समारोह होता है वहाँ पर हिस्से के रूप में क्या किया है? जल्लीकट्टू आयोजित किया गया है। क्या किया गया है? जल्लीकट्टू आयोजित किया गया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। 14 जनवरी 2022 को पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु के बुल टेमिंग खेल जल्लीकट्टू का आयोजित मदुरई जिले के अवनियापुरम में किया गया। कहाँ पर किया गया? मदुरई जिले के अवनियापुरम में किया गया। ये क्या है? इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह 4 दिवसीय फसल उत्सव है। यह क्या? 4 दिवसीय फसल उत्सव के तीसरे दिन मट्टू पोंगल के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। किसके रूप में आयोजित किया जाता है? तीसरे दिन मट्टू पोंगल के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके सामने, ये फैक्ट दिया है, यदि कोई व्यक्ति एक निर्देश समय के लिए बैल के कूबड़ पर बैठा रहता है तो उसे विजेता घोषित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित समय होता है, उस बैल के कूबड़ पर बैठना होता है और जो निश्चित समय में बैठा रहता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर बैलों पर कोई काबू नहीं पा पाता है तो बैल मालिकों को भी पुरस्कार दिया जाता है। कि यहाँ पे एक और है कि अगर कोई बैल पर काबू नहीं पा पाता है तो बैल मालिकों को भी पुरस्कार मिलता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को देखने से पहले
आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं, ये आप गोले के अंदर देख सकते हैं। ये है वर्ड स्टडी पीके चैनल और ये आप गोले के अंदर देख सकते हैं, ये है सब्सक्राइब का बटन। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ में एक घंटी का निशान है यानी बेल आइकन है, उस बेल को ऑल पर लगा लें, जिससे क्या है हमारी सारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है AISCD 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। क्या है यहाँ पर AISCD जो है 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजित करेगा। इसी का देखते हैं कुछ अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। चलिए देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं कि बधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद को केरल में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए बधिरों की अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति ICSD से मंजूरी मिल गई है। क्या हुआ है, जो बधिरों के अखिल भारतीय खेल परिषद का केरल में ये राज्य किस राज्य में है, केरल राज्य में बधिर T20 के लिए क्या है मंजूरी दे दी गई। किसने दी है, ISCD ने मंजूरी दी है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह 10 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी। यह क्या है, यह 10 जनवरी से 20 जनवरी तक 2023 तक आयोजित की जाएगी। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, चैंपियनशिप में कम से कम 8 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। कितने देश भाग लेंगे इसमें, 8 देश भाग लेंगे। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, AISCD बधिरों के लिए एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय खेल महासंघ है। कैसा है, ISCD बधिरों के लिए एक ऐसा राष्ट्रीय खेल महासंघ है जिसे केंद्र से मान्यता प्राप्त है। कहाँ से मान्यता प्राप्त है, केंद्र से मान्यता प्राप्त है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, भारत रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश करेगा। जी आप देख सकते हैं, जो भारत है उसने क्या किया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये आप देख सकते हैं चिप और अंगूठा और उसके साथ ये पासपोर्ट आप साहब में देख सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश करेगा। इसी के चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। फैक्ट है, भारत जल्द ही ई पासपोर्ट जारी करना शुरू करेगा। कौन सा ई पासपोर्ट शुरू करेगा, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID और बायोमेट्रिक का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, RFID और बायोमेट्रिक का उपयोग करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नया ई पासपोर्ट बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के मानकों के अनुरूप भी होगा। किसके अनुरूप होगा, ICAO के अनुरूप होगा। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पासपोर्ट जैकेट में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है। क्या होगी, पासपोर्ट जैकेट में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी जिस पर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा इनकोडेड होंगे। क्या होंगे, इनकोडेड होंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, अविनाश पांडु भारोत्तोलक में पहले HPD नियुक्त की गए हैं। क्या हुआ है, जो अविनाश पांडु हैं, ये आप देख सकते हैं, जो भारोत्तोलक में पहले HPD नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं, पहले HPD नियुक्त किए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, खेल मंत्रालय ने 2024 को कब किया है, खेल मंत्रालय ने 2024 को पेरिस ओलंपिक तक भारोत्तोलक के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर HPD, क्या है HPD का फुल फॉर्म, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में मॉरिशस के अविनाश पांडु की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। चलिए आइए देखते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके क्या हो सकते हैं। पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनकी नियुक्ति की सिफारिश भारतीय खेल प्राधिकरण
FISAI की विदेशी कोच चयन समिति ने की थी? किसकी कोच समिति ने की थी? विदेशी कोच चयन समिति ने की थी। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन्होंने इससे पहले रियो डी जेनेरो में 2016 ओलंपिक खेलों में 2 इंडोनेशियाई भारोत्तोलक को पदक हासिल करने में मदद की थी। क्या किया था इन्होंने? इससे पहले उन्होंने रियो डी जेनेरो में 2016 में ओलंपिक खेलों में 2 इंडोनेशियाई भारोत्तोलक को पदक हासिल करने में मदद की थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस जो है 15 जनवरी को होता है। कब होता है? 15 जनवरी को होता है। कौन सा है? भारतीय मौसम विज्ञान एवं विभाग स्थापना दिवस कब है? 15 जनवरी को। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है, 15 जनवरी 2022 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 147वां स्थापना दिवस है। क्या है? 147वां स्थापना दिवस। इसी में अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। चलिए आइए देखते हैं इसके और इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके सामने, ये फैक्ट है, इस दिवस को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये क्या है? जो भारतीय मौसम विज्ञान है विभाग है, जो वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, मतलब उसके निष्पक्ष काम कार्य करता है। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय मौसम विभाग विज्ञान यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 5 वेधशालाओं को विश्व मौसम विज्ञान संगठन से मान्यता प्राप्त हुई है। यह वेधशालाएं चेन्नई, मुंबई, पुणे, तिरुवनंतपुरम और पंजिम में स्थित हैं। कहाँ कहाँ पर यह स्थित हैं? जो वेधशालाएं हैं वह हैं चेन्नई, मुंबई, पुणे, तिरुवनंतपुरम और पंजिम में स्थित हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना है। क्या हुआ है? जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है जो भारत में क्या हुआ है, इसे सबसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी पसंदीदा यूपीआईडी पसंदीदा लाभार्थी बैंक बना है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। फैक्ट दिया है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी PPBL भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है। क्या हुआ है? ये भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला और सबसे बड़ा यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है। कौन बन गया है? PPBL का फुल फॉर्म क्या है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, यह एक महीने में 926 मिलियन से अधिक यूपीआई लेन देन का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला लाभार्थी बैंक बन गया है। क्या हुआ है? इसने क्या किया है? 926 मिलियन से अधिक, कितना? 926 मिलियन से अधिक यूपीआई लेन देन की मील का पत्थर हासिल करने वाला भारत देश का पहला लाभार्थी बैंक बन गया है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लाभार्थी बैंक खाता धारकों के बैंक होते हैं जो जन प्राप्त कर रहे होते हैं। चलिए आइए देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दिया है, रक्षा मंत्रालय जो है, रक्षा मंत्रालय है वो रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? वो हैं राजनाथ सिंह। पूर्व सैनिकों के लिए 3 पहल शुरू की है। इन्होंने क्या किया है? रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? पूर्व सैनिकों के लिए 3 पहल शुरू की है। क्या पहल की है? रक्षा मंत्रालय ने 3 पूर्व सैनिकों के लिए, जो पूर्व में सैनिक थे उनके लिए 3 पहल शुरू की है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रक्षा मंत्रालय MOD ने सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस पर पूर्व सैनिक ESM के कल्याण के लिए 3 नई पहल शुरू की है। क्या हुआ है? जो रक्षा मंत्रालय थी उसने सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस पर, जो सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस है, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 3 नई पहल शुरू की है। चलिए देखते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट।
इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, पुनर्वास महानिर्देशालय ने नए सेवानिवृत्त ईएसएम को लगभग 7,900 नौकरी पत्र जारी किए हैं। कितनी नौकरी पत्र जारी किए हैं? 7,900 पत्र नौकरी जारी किए हैं। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग DESW ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के लिए 320 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है आपके सामने, ये प्रश्न है, हर साल 23 जनवरी से शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह। क्या होगा? हर साल अब से क्या होगा? अब से हर साल 23 जनवरी से ही, कब से? 23 जनवरी से ही शुरू होगा क्या? गणतंत्र दिवस समारोह का। अब की बार क्या हुआ है कि हर साल से यही होगा कि 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा क्या? गणतंत्र दिवस का समारोह। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। फैक्ट दिया है, गणतंत्र दिवस समारोह हर साल 24 की बजाय 23 जनवरी से शुरू होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, यह कदम स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए उठाया गया है। किस लिए यह तारीखों को बदला है? जो 24 थी उसको 23 क्यों किया गया है? क्योंकि उस समय सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए यह कदम उठाया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इससे पहले सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन भयावहता स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। क्या हुआ था? यह पूरे देश में मनाई जाती है। कौन? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में, किसके रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है आपके सामने, ये प्रश्न है, भारतीय रेलवे ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है? ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। क्या हुआ है? भारतीय रेलवे का जो ट्रेन गार्ड का पद था, जो ट्रेन गार्ड के पद को नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? उसका नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर रख दिया गया है। क्या रखा है? ट्रेन मैनेजर। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसका और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद को ट्रेन मैनेजर के रूप में फिर से नामित करने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की है। क्या हुआ? अपने निर्णय की घोषणा की है। इसी में अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है, ट्रेन गार्ड वस्तुतः संबंधित ट्रेन का ट्रेन इंचार्ज होता है। कौन होता है? जो ट्रेन गार्ड है वह क्या होता है? वह ट्रेन गार्ड जो संबंधित ट्रेन का ट्रेन इंचार्ज होता है। कौन होता है? ट्रेन इंचार्ज होता है, इसलिए इसका नाम ट्रेन मैनेजर रखा है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, असिस्टेंट गार्ड और गुड्स गार्ड को अब असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? जो गुड्स गार्ड और असिस्टेंट्स थे उनको अब पैसेंजर ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा और गुड्स ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मेल एक्सप्रेस गार्ड को मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर के रूप में जाना जाएगा। किसके रूप में जाना जाएगा? ट्रेन मैनेजर के रूप में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न दिया है, 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। जो 20वां जो ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसका और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। फैक्ट दिया गया है, 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर होगा? वो बांग्लादेश के ढाका में शुरू हो रहा है। कहाँ पर शुरू हो रहा है? बांग्लादेश के ढाका में शुरू हो रहा है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, इस महोत्सव में 70 देश की 225 फिल्मों का 10 श्रेणियों के तहत प्रदर्शित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसमें जो 70 देशों की जो फिल्म है, जो 70 देशों की फिल्म है, 225 फिल्मों को 10 श्रेणियों के तहत प्रदर्शित किया जाएगा। और क्या है इसमें? 15 से 23 जनवरी के बीच ढाका के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। क्या होगा? 13 से 25 जनवरी के बीच
प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट है फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया जा रहा है। किस में किया जा रहा है? हाइब्रिड मोड में, जिससे क्या फेस्टिवल के दौरान कई फिल्में ऑनलाइन स्ट्रीम की जा सक रही हैं। क्या हो रही हैं? ऑनलाइन स्ट्रीम की जा रही हैं। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है DIFF वीमेन इन सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण के साथ साथ फेस्टिवल के दौरान वेस्ट मीट ईस्ट स्क्रीन प्ले लैब के 4थे संस्करण का भी आयोजन किया जाएगा। क्या होगा? इसमें दौरान वेस्ट ईस्ट स्क्रीन लैब के 4थे संस्करण का भी आयोजन करेगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फिलीपींस फिलीपींस देश ने क्या किया है? भारत से खरीदेगा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। जो फिलीपींस देश है वह भारत देश से खरीदने को ब्रह्मोस मिसाइल तैयार है। कौन तैयार है? फिलीपींस देश। फिलीपींस देश जो है भारत से खरीदेगा। अब क्या खरीदेगा? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ये आप ऊपर देख सकते हैं इसको। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फिलीपींस अपनी नौसेना के लिए, किसके लिए? नौसेना के लिए ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। कौन है? जो फिलीपींस है ये ऑर्डर देने वाला पहला देश बन गया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस समझौते से भारत की रक्षा निर्माण प्रणाली को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा? इस सौदे से क्या होगा कि भारत की रक्षा निर्माण प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है अनुमानित सौदा लगभग कितने का? डॉलर का है 3,749 मिलियन है। कितना है? 3,749 मिलियन है। इसी में अगला दिया गया है इम्पोर्टेंट फैक्ट ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड फिलीपीन नौसेना के लिए सौर आधारित एंटीशिप मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण परियोजना के तहत मिसाइल की आपूर्ति करेगा। क्या है इसमें? जो है एंटीशिप है मिसाइल सिस्टम जो अधिग्रहण है वो परियोजना की तरह मिसाइल की आपूर्ति करेगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है भारत विदेशी मुद्रा संकट से उभरने के लिए श्रीलंका को दिया समर्थन। क्या है? जो भारत है उसने विदेशी मुद्रा संकट से उभरने के लिए श्रीलंका को दिया है। क्या दिया है? समर्थन किया है। किसको? श्रीलंका देश को समर्थन किया है। किसने किया है? वह भारत देश ने किया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है भारत ने श्रीलंका को अपने घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। किसकी सहायता की है? 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। किसने की है? भारत सरकार ने। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयात के भुगतान के लिए डॉलर की कमी के कारण श्रीलंका वर्तमान में लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहा है। या क्या है? आयात की जो कमी हो गई है वहाँ पे उसमें क्या हुआ है? श्रीलंका वर्तमान में लगभग सभी वस्तुएं की कमी का सामना कर रहा है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है भारतीय रिजर्व बैंक भारत की जो RBI है उसके माध्यम से अपना समर्थन बढ़ा रहा है। किसके समर्थन से बढ़ा रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के समर्थन बढ़ा रहा है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसका और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके अतिरिक्त बिजली कटौती पीक आवर्स में लगाई जाती है क्योंकि राज्य की बिजली इकाई टरबाइन चलाने के लिए ईंधन प्राप्त करने में असमर्थ होती है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है राज्य ईंधन इकाई ने तेल की आपूर्ति बंद कर दी है क्योंकि बिजली बोर्ड के पास बड़े अवैधानिक बिल हैं। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है एकमात्र रिफाइनरी बंद थी क्योंकि वह कच्चे आयात के लिए डॉलर का भुगतान करने में असमर्थ थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग कृपया कर घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें एवं सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।